हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष गौतम। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास आरबीएससी हिंदी मीडियम चैप्टर सेकंड फिजिक्स मात्रा का विमायन। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम उन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ चुके हैं, मीन्स 10th क्लास तक हम पढ़ चुके हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और मैं स्टार्ट करूँगा जीरो से। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, या आपको आता भी है तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन नहीं आता तो मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से। ध्यान समझिएगा, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ यूजफुल है तो आप लिख लीजिए, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। साइंस की बात करते हैं तो 10th तक हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक साथ पढ़ते हैं, कुछ अलग अलग नहीं पढ़ते। फिजिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कार्य की, बल की। 10th क्लास में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण को संतुलित करना। बायोलॉजी की बात करते हैं तो पाठ्य जनतंत्र, पादप, जीवन, ये सब हम पढ़ते हैं साइंस 10th क्लास में। 11th क्लास तक आते हैं जब हम साइंस स्ट्रीम चुनते हैं एज सब्जेक्ट, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों पार्ट हैं साइंस के। साइंस से शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सिंथिया से, SCIENTIA, जिसे हम बोलते हैं सिंथिया। और सिंथिया का मतलब होता है ज्ञान। इसका बेसिक जो मीनिंग है वो होता है तो साइंस वो सब्जेक्ट है जो हमें प्रकृति का ज्ञान करवाता है, मीन्स प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में ज्ञान करवाता है, और वो चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, जो भी हमें ज्ञान करवाता है। फिजिक्स में 3 पार्ट, इसमें आपसे कहा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स से नेचर की बहुत बड़े पार्ट कवर करता है, और हमारी नेचर के मोस्टली जो फिनोमेना है वो डिपेंड करते हैं इस फिजिक्स पे। क्लियर, समझते हैं बात। फिजिक्स की बात करते हैं तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर, एटॉमिक फिजिक्स, बहुत सारी हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। अभी हमारे जानना जरूरी है कि फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, मीन्स प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास आरबीएससी मीडियम चैप्टर सेकंड मात्रा का विमायन, यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत काम देंगी। सबसे पहली बात, ये सब्जेक्ट हमारे समझने और सीखने के लिए है, ना कि रटने के लिए। आप आज रट लेंगे तो कल सीख नहीं पाएंगे और ना ही वो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, मीन्स आपके नाम के लिए जाएंगे कि साइंस स्टूडेंट्स। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ये हमारे 12th 11th का बेसिक है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो भी दिक्कत आएगी मैं दूर करूँगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी क्लास से रिलेटेड हो। क्लियर है? और जहाँ भी समस्या आती है, जहाँ प्रॉब्लम आती है आपको, आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का आपसे वादा करता हूँ। क्लियर? इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे भौतिक राशियों की। हमारे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक राशि। राशि क्या होती है बाद में बात करेंगे। भौतिक राशि के 2 प्रकार हैं, एक तो है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। अच्छा, साइंस में वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। भौतिक की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, जो भी है। थर्ड हम बात करते हैं
डायमेंशंस की, जो हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे 12th या आगे तक काम देता है। मीन्स बोर्ड में से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो बहुत ध्यान दीजिए और हर चैप्टर में इस टॉपिक का जिक्र होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बात करते हैं एरर्स की। इसे हम बोलते हैं हिंदी में मात्रक, इसे हम बोलते हैं विमा, इसे हम बोलते हैं त्रुटि, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जिसे हम बोलते हैं सार्थक। इस टॉपिक को इस सब्जेक्ट को रटना नहीं है, जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। ये टॉपिक हमारे चैप्टर के हैं और हम इस चैप्टर के हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में विद आईआईटी जेईई नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है उनके साथ। उसका सेक्शन अलग रहेगा आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी प्लेलिस्ट में कि इस साल का ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व हुआ और ये कंसेप्ट काम आया। जिन बच्चों के 12th में कंसेप्ट वीक हैं या जिन्हें टीचर कहते हैं कि नहीं तुम्हारा बेसिक वीक है, वो इनको देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, बात करते हैं फर्स्ट की। फिर इसकी बात करते हैं तो फिजिक्स का बेसिक भी मतलब है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? प्रकृति मीन्स सूर्य गर्म है, सूर्य का ताप कितना है, सूर्य से प्रकाश धरती पर आता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे हमारा चलना, दौड़ना, खाना खाना, हमारे कैमरे का, हमारा फ़ोन का, हमारे टीवी, एसी, मोबाइल, ये सब की बात करते हैं तो ये काम करते हैं फिजिक्स की। इसकी बात करते हैं तो फिजिक्स को वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर समझाया है और हर एक वैज्ञानिक ने उस सिद्धांत को टूटी निकाल कर उसे दूर करने की कोशिश की। क्लियर है? जैसे अगर बात करें परमाणु मंडल की बात करते हैं, जो बच्चे नए हैं 11th क्लास में भी आए हैं सुनिएगा, सब में आ जाएगा धीरे धीरे, आई प्रॉमिस। बात करते हैं परमाणु की, तो पहले ही माना गया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। बाद में जब खोज की गई रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की, मीन्स रदरफोर्ड के प्रयोग की बात करते हैं तो रदरफोर्ड का एक प्रयोग है जिसे बोलते हैं स्वर्ण पत्र प्रयोग। इस प्रयोग को करने पर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और इसके बाद जो पहले की संकल्पना थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है वो गलत साबित हो गई। नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको दूर किया नील्स बोर ने। उस वैज्ञानिक का नाम है नील्स बोर, और इन्होंने परमाणु का एक अच्छा मॉडल दिया और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर के बाद आया सोमरफेल्ड, नील्स बोर के बाद आया सोमरफेल्ड, और सोमरफेल्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का अर्थ है इलिप्टिकल, मीन्स अंडाकार शेप की बात की उसने, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार परमाणु के मॉडल सिद्धांत की खोज हुई और हर वैज्ञानिक ने अपने मत देके इस कमियों को दूर किया। तो फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स उन सभी भौतिक नियमों का पालन करती है जो प्रकृति से संबंधित है। अच्छा, बात करते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि वे राशि है जो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती है। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती हैं। जैसे बात करें ऊर्जा, कार्य, बल, दूरी, विस्थापन, वेग, इन सब से मिलकर बनती है फिजिक्स। अगर हम चलते हैं तो हम बात करते हैं दूरी विस्थापन की, अगर हम भागते हैं तो हम बात करते हैं हमारे चाल या वेग की, हम किसी वस्तु को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं तो हम बात करते हैं बल और कार्य की, हम 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना काम करते हैं हम बात करते हैं शक्ति की,
किसी तार में अगर धारा बह रही है तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की। सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो इस सब्जेक्ट को लेते हैं तब ये बस उठा के फेंक दिया, पढ़ना नहीं, पढ़ना है, बस सीखना है। आपके अंदर एक जोड़ होना चाहिए कि हाँ सीखना है और सीख के ही जाना है इसको। क्लियर है? तो आगे हम बात करें तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, ताप आदि। ये 2 तरह की होती हैं। मीन्स भौतिक राशियों का आप एक परिभाषा और दे सकते हो कि वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके। मतलब कुछ भौतिक राशियों को हम बिना किसी अन्य राशि की सहायता के माप लेते हैं, जबकि कुछ राशियों को मापने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? कुछ भौतिक राशियां ऐसी राशियां हैं जिन्हें मापने के लिए हमें किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें मापने के लिए हमें अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मुझे किसी वस्तु की लंबाई मापनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं स्केल लूँगा, लंबाई माप लूँगा। मुझे अगर यह नापना है कि इसकी लंबाई कितनी है तो मैं स्केल या फीता लूँगा और उसको माप लूँगा। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, एक पात्र है जिसमें पानी भरा है और मुझे मापना है इसका तापमान, तो मैं क्या लूँगा? थर्मोमीटर, इससे माप लूँगा। अब क्या तापमान मापने के लिए समय की आवश्यकता है? क्या हाँ गणित करते हैं कि 1 2 3 4? नहीं। लेकिन अगर मुझे 4 मापनी है, 4 मतलब दूरी बटा समय, जो आप पढ़ते हो, तो 4 के लिए हमें दूरी आवश्यक है और समय आवश्यक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कार्य की, तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। मतलब आप जितना बल लगाओगे और बल लगाने पर वस्तु जितना विस्थापित होगी उतना ही ज़्यादा कार्य होगा। बल कम लगाएंगे तो कार्य कम होगा, ज़्यादा लगाएंगे तो कार्य ज़्यादा होगा। तो ये सब की बात करते हैं तो ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ, जो 2 तरह की हैं। एक राशियाँ जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, मीन्स सीधे ही माप लेते हैं सीधे उपकरण की सहायता से, और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें मापने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल राशि, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि नाम में है मूल, मूल मतलब आधारभूत राशियाँ। तो वे राशियाँ जो आधारभूत हैं, जिनके लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है व्युत्पन्न, डिराइव। डिराइव जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, कोई फॉर्मूला डिराइव करना, मतलब हम कुछ समीकरणों की सहायता से कोई सूत्र प्राप्त करते हैं। तो वही है कि वे राशियाँ जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ये बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मूल राशि, और वे भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। आगे की बात करते हैं, इनको अलग अलग पार्ट बांटा गया है। फिजिक्स की बात करते हैं तो भौतिक में मूल राशि होती है 7 कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। बेसिक करिए, मैं आपको लिखवा दूंगा हर एक चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, साथ में क्वेश्चन कराऊंगा आपकी एनसीईआरटी आरबीसी बुक के पीछे के, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आज के टाइम की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। जैसे कि हर बच्चा कहता है फिजिक्स हार्ड है, हार्ड है, हार्ड नहीं है, हार्ड आप बनाते हैं। साइकोलॉजिकल जैसे ही हम 10th से 11th में आते हैं तो लोग कहते हैं फिजिक्स हार्ड है, तो बस वही बात है, फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स को हमने हार्ड कर दिया है। फिजिक्स बहुत ही आसान है, ये बना है आप लोगों के लिए, आपकी क्वेरीज को दूर करने के लिए और इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। क्लियर है? सिलेबस टॉपिक पर क्लियर है? तो मूल राशि कितनी है? 7। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसके अलावा 2 भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं पूरक राशियां। पूरक मतलब इन राशियों की मात्रक होते हैं। मात्रक क्या होते हैं हम बाद में बात करेंगे, हर एक राशि का मात्रक है। लेकिन 2 से 4 राशियां भौतिकी में, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके मात्रक है लेकिन विमाई नहीं है, विमाई नहीं। तो जिन राशियों के मात्रक दोनों हैं उन्हें बोलते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, और जिन राशियों के केवल मात्रक है विमाई नहीं है उन्हें हम बोलते हैं पूरक राशि। जैसे पहले की बात करें तो पहला है कोण, कोण एक पूरक राशि है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है ठोस कोण, ठोस कोण एक पूरक राशि है।
है। और तीसरा जो है वो है हमारे पास गति, ये हम लेंथ में ही पढ़ेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हर एक टॉपिक डिस्कस डिटेल मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं मूल राशि के बारे में। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। इस संख्या में कितनी होती है? 7। अच्छा, मूल राशि की बात करते हैं तो हम बनाते हैं एक टेबल, जैसे करके बुक में बनी हुई है। राशि की बात करते हैं तो पहली राशि है लंबाई, जिसे बोलते हैं लेंथ। हमें साइंस में हर एक इंग्लिश में वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं, जो हमारे काम आए। दूसरा जो है वो है वर्ड द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसके लिए लेते हैं मास। तीसरा हम लेते हैं टाइम, इसे हम लेते हैं समय। और ये चौथा जो वर्ड है वो है विद्युत धारा। चौथा है विद्युत धारा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा जो पॉइंट है वो है ताप, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। 6 है पदार्थ की मात्रा, जिसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो 7 है वो है ज्योति तीव्रता, इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 भौतिक राशि है जिन्हें हम बोलते हैं मूल राशि। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इस 7 राशि की बात करते हैं तो इन 7 राशि के मात्रक भी हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल MIL, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। कई बार आपके हाफ ईयरली या कहे कि टेस्ट में, क्लास टेस्ट में पूछ लेता है क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यही बनता है स्टार्टिंग का। तो 7 मूल राशि कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इस 7 की मात्रा की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और जो तीव्रता का है कैंडेला। अब हर एक सिंबल की बात करते हैं, मतलब संकेत की बात करते हैं। संकेत की बात करते हैं तो इसका संकेत होता है L, इसका संकेत होता है M, इसका होता है T। आप चाहो तो ब्रैकेट बंद कर दो, क्योंकि संकेत हमारे काम आएंगे। एम्पियर का होता है A, ताप का होता है केल्विन K, मोल का हम लेते हैं MOL, और ये आता है C। ये 7 भौतिक राशियों के संकेत हैं। पूरक राशियां वे राशियां हैं जिनके मात्रक है लेकिन विमान नहीं है। हमारे इस चैप्टर में ये 2 ही पढ़ते हैं हम। पहले हम बात करते हैं कोण की। जब कोण की बात करते हैं तो लेते हैं थीटा से। थीटा मतलब कोण होता है चाप बटा त्रिज्या। अगर चाप की लंबाई L है और त्रिज्या R है तो लिखेंगे सर चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। जो बच्चे मैथ्स के हैं या बायो के हो, कोई भी हो, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, तो ध्यान दीजिएगा। तो कोण होता है चाप बटा त्रिज्या, ये चाप होता है कोण गुणा त्रिज्या। अच्छा, चाप क्या होता है? जब वृत्त की बात करते हैं तो इस पूरी बाउंड्री को बोलते हैं वृत्त की परिधि। इस केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र वृत्त का एक स्थिर बिंदु है, और इस केंद्र की परिधि से दूरी है कि होती है R। इस परिधि का छोटा सा भाग कहलाता है चाप, जिसकी लंबाई हम मानी है L, और इन दोनों के मध्य जो कोण लिया है हमने लिया है थीटा, और ये त्रिज्या क्या है? R। थीटा को मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब बात करें चाप को मापते हैं मीटर में,
त्रिज्या को मापते हैं मीटर में, तो मीटर बटा मीटर कट गया तो कोण क्या हो गया, मात्रक तो है लेकिन वो मात्रक मूल मात्रक नहीं है, वो मात्रक कहलाता है पूरक मात्रक, जिसको हम बोलते हैं डिग्री या होता है रेडियन, डिग्री या फिर रेडियन। अब अगर परिभाषा दी है तो क्या बोलेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर हो और परिधि पर लगाए गए चाप की लंबाई 1 मीटर हो, तो केंद्र बनाया गया कोण 1 डिग्री या 1 रेडियन, 1 रेडियन कहलाता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इकाई 1 मीटर हो और चाप की लंबाई 1 मीटर हो, तो वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण कहलाता है 1 रेडियन। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो मात्रक है पूरक मात्रक वो है ठोस कोण। सर फर्क क्या है दोनों में, दोनों की बात करते हैं, दोनों कोण ही है, लेकिन यदि कोण दो रेखाओं के मध्य मापा जाए, यदि कोण दो रेखाओं के मध्य मापा जाए तो उसे बोलते हैं कोण या समतलीय कोण। लेकिन अगर वही कोण मापा जाए दो पृष्ठों के बीच में या पृष्ठों के बीच में तो उसे बोलते हैं ठोस कोण। सीधी बात कहूं सीधी भाषा में तो ये एक द्विविमीय ज्यामिति के लिए है, जबकि ये कोण त्रिविमीय ज्यामिति के लिए है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम की बात करते हैं तो ये है सॉफ्टी विद वैनिला फ्लेवर। इस आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम कैसे होता है, ऐसे। अब यहाँ दो रेखाएं तो नहीं है, एक पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है और ये इसका केंद्र है, तो इस पूरे पृष्ठ द्वारा इस केंद्र पर जो कोण मापा जाएगा उसे हम बोलते हैं ठोस कोण। इसकी बात करते हैं तो इसके लिए जो मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं पूरक मात्रक, वो है स्टेरेडियन रेडियन और उसको लिखते हैं SR, इसको लिखते हैं RAD, इसको लिखते हैं SR। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी बात करते हैं तो ठोस कोण बराबर गोले के सतह पर लिया गया एक क्षेत्रफल, इसको लिखते हैं dA और नीचे जाता है त्रिज्या का वर्ग। और परिभाषा क्या है इसकी, यदि किसी गोले की त्रिज्या 1 मीटर हो, मींस r स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और गोले के पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उन पृष्ठों द्वारा गोले के केंद्र में बनाया गया कोण कहलाता है ठोस कोण, इसको लिखते हैं हम d ओमेगा से। इसको कई लोग डी ओम भी बोलते हैं, डी ओमेगा। ओम क्योंकि हमारे ओम के नियम में काम आता है इसलिए हम नाम ले दिया, वैसे बोलेंगे डी ओमेगा। क्लियर। तो दो पूरक राशियां होंगी, एक तो है कोण और एक है ठोस कोण, और दो पूरक मात्रक हो गए, एक हो गया रेडियन और दूसरा हो गया स्टेरेडियन। चलिए बात करते हैं मात्रक की। मात्रक की बात करते हैं तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ पैमाने निश्चित किए गए और उन्हीं पैमाने के आधार पर दुनिया भर में भौतिक राशि को मापा जाता है। जैसे अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई के लिए मीटर है, ठीक, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है और टाइम के लिए सेकंड है। तो भौतिक राशि को मापने की 3 पद्धतियां हैं। पहली है MKS, तो MKS इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसे बोलते हैं CPS। और तीसरी है FPS, इसको बोलते हैं फुट पाउंड, और ये इसको बोलते हैं FPS। ये 3 पद्धतियां हैं जो हमारे काम आती है। इससे मोस्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों पद्धतियां। ये हमारे सिलेबस में या कहें कि जे के सिलेबस में हमारे काम नहीं आते। जो लास्ट है वो है SI मात्रक पद्धति, मींस SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये क्या दिया गया, 3 ऑलरेडी है, इसकी बात कर लेते हैं। ये 3 पद्धतियां बनाई गई थी तब हर देश में पैमाने अलग अलग माने गए थे। मतलब ऐसा अगर कहें कि
इंडिया में अगर कुछ मापनी है तो मीटर किलोग्राम सेकंड में एमटीएस की बात करेंगे। अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ लिया गया सीजीएस मान लिया गया, इसमें मापूंगा। रूस की बात की गई तो वहाँ का आ गया कि एफपीएस, मतलब इंडिया में लंबाई मापी गई मीटर में, अमेरिका में मापी गई सेंटीमीटर में और रूस मापी गई फुट में। इंडिया में द्रव्यमान मापा गया किलोग्राम में, अमेरिका में मापा गया ग्राम में और रूस में मापा गया पाउंड में। अब दिक्कत क्या हुई कि जब दो देश में व्यापार शुरू हुआ तो वहाँ से जो लोग आते थे उनको यहाँ के पेमेंट समझ में नहीं आते थे, और जब यहाँ से कोई पर्सन उस देश से जा रहा था उसको, और जब यहाँ से कोई पर्सन उस देश में जाता था तो उसको पैमाने समझ में नहीं आते थे। क्लियर? तो उस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति निकाली जिसे जो हर जगह मान्य थी और उसके आधार पर हर देश में व्यापार किया जा सकता था। उसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? ये इतना ही है, इसके ऊपर खास नहीं आती, हमें याद होनी चाहिए कि एमटीएस का मतलब क्या है, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। अब आगे की बात